वेलकम टू शिवम्स बायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना कि रेस्पिरेशन क्या होता है और हमने ये भी देखा कि इस प्रोसेस में मेनली दो चीजें आती हैं। कौन सी दो चीजें? गैसियस एक्सचेंज एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम गैसियस एक्सचेंज की बात करने वाले हैं। ह्यूमन बीइंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि जो गैसेस का आदान प्रदान होता है, वो कहां से होता है? बिल्कुल हमारे लंग्स से होता है। लंग्स जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो चलिए सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझते हैं और फिर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है ह्यूमन बीइंग्स में और कैसे बाकी के कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है उनके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, अगर आपको डायग्राम बनाना डिफिकल्ट लगता हो फिर तो ये जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही सिंपल डायग्राम है। अगर एक बार आप समझ लोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी डायग्राम ड्रॉ करने में। देखो, मान लो कि ये कोई इंसान है, ये इसका नोज, ये माउथ और ये चलो चेहरा बन गया किसी इंसान का। यहां पर जो ये नोज वाला हिस्सा है, यहां क्या भाई नॉस्ट्रिल है, ठीक है। नॉस्ट्रिल के बाद ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो आप, ये नेजल चैम्बर कहलाता है। नेजल चैम्बर के नीचे माउथ वाला हिस्सा है जिसे कि हम ऑरल चैम्बर या फिर बकल कैविटी भी कहते हैं। ये पैलेट है जो कि नेजल चैम्बर को ऑरल कैविटी से अलग करता है। ओके, यहां पर कुछ बोन्स होते हैं जिन्हें कि हम कॉन्की कहते हैं, ठीक है। ये बोन्स क्यों होते हैं? बिकॉज जब एयर एंटर करता है नॉस्ट्रिल से तो वो एयर अगर डायरेक्टली चला जाएगा हमारे लंग्स में तो मे बी अगर वो एयर बहुत ज्यादा गर्म या फिर बहुत ज्यादा ठंडा है तो उसका बुरा असर पड़ सकता है। ये जो बोन्स हैं यहां पर, ये एक्चुअली एयर के पाथ को थोड़ा सा जिग जैग बनाते हैं और इस जिग जैग पाथ की वजह से एयर को लंग्स तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है और उस दरमियान एयर के टेम्परेचर की कंडीशनिंग हो जाती है। अगर बहुत ही ठंडा एयर है तो उसे थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर पर लाया जाता है, यानी थोड़ा सा गर्म किया जाता है, और अगर बहुत ही ज्यादा गर्म एयर है तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। इससे एक्चुअली थोड़ी सी कंडीशनिंग हो जाती है एयर के टेम्परेचर की। ओके, और यहां एक और मॉडिफिकेशन है हमारे नेजल चैम्बर में। ये जो हिस्सा देख रहे हो, नॉस्ट्रिल के जस्ट बाद वाला जो हिस्सा है, नेजल वेस्टिब्यूल, वहां पर कुछ हेयर्स पाए जाते हैं और हमेशा एक स्टिकी सब्सटेंस पाया जाता है जो कि म्यूकस है। ये सब क्यों होता है? बिकॉज एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें ट्रैप किया जाता है यहाँ। इसी वजह से कहा जाता है कि हमें माउथ से सांस नहीं लेना चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि माउथ के पास ऐसा कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। ओके, तो जब एयर यहां से अंदर पहुंचता है, ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान भी बताया था कि ये फेरिंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फेरिंग्स। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नेजोफेरिंग्स, माउथ के पैरेलल वाला हिस्सा ओरोफेरिंग्स और फिर लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। यहां से कंठ वाले हिस्से से, यहां से ये जो आप देख रहे हो ना, जिसे कि हम एडम्स एप्पल कहते हैं, ये लैरिंग्स है। और सबसे ऊपर वाला जो कार्टिलेज होता है यहां, जो कि थायराइड कार्टिलेज कहलाता है, इसके पास से ही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ट्यूब है वो शुरू होता है। देखो, मैं यहां पर ट्यूब ड्रॉ करता हूं। ये विंड पाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? विंड पाइप। विंड पाइप को एक और नाम से जानते हैं, बताना मुझे क्या नाम है इसका? इसे ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। TRACHEA, ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। ओके, चलो मैं लिख भी देता हूं यहां, विंड पाइप। ट्रैकिया आगे चलकर दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है। ये जो ट्यूब है ये दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है और इन दोनों हिस्सों को ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। ब्रोंकस का जो प्लूरल होता है वो होता है ब्रोंकाई। क्या होता है? ब्रोंकाई। तो अगर एक की बात कर रहा हूं तो ब्रोंकस कहलाएगा और अगर दो की बात करूंगा तो ब्रोंकाई कहलाएगा, ठीक है। चलो, ये दोनों जो ब्रोंकाई हैं ये जाते हैं कहां? लंग्स के अंदर। चलो मैं लंग्स को ड्रॉ कर देता हूं यहां, सिंपल सा। तो ये देखो भाई, लंग बनकर एक तैयार हो गया। दूसरा वाला भी ड्रॉ कर दो। दूसरे वाले में एक डिप्रेशन आप देख रहे हो। ये जो डिप्रेशन देख रहे हो एक्चुअली ये कार्डियक नॉच कहलाता है। कार्डियक नॉच क्या होता है भाई? वहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए थोड़ा सा वो डिप्रेस्ड होता है, धंसा हुआ होता है, उसे हम कार्डियक नॉच कहते हैं। ओके, देखो ये तो लंग्स बन गए भाई, दोनों लंग्स बनकर तैयार है। लंग्स के अराउंड एक कवरिंग होती है जिसे कि हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। चलो ड्रॉ करता हूं।
प्लूरल मेम्ब्रेन एक्चुअली दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो देखो जो कि लंग्स की तरफ ज़्यादा नज़दीक है, लंग्स के क्लोज ये वाला है, और इसके बाद मैं बनाऊंगा एक जो कि थोड़ा सा दूर होता है, ये देखो थोड़ी सी दूरी पर है। तो एक डबल मेम्ब्रेनस सैक है, दो मेम्ब्रेन से बना हुआ एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हमारे लंग्स एनक्लोज्ड होते हैं। इधर भी वैसा ही भाई, मैं बस एक को ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। देखो ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं, इनमें जो अंदर वाला है यानी कि जो लंग्स की तरफ है वो कहलाता है विसेरल प्लूरा। क्या कहलाता है? विसेरल प्लूरा, PLEURA, विसेरल प्लूरा। और जो दूसरा है यानी कि जो बाहर की तरफ है वो कहलाता है पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा या फिर पैराइटल प्लूरॉन, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइंड वे में हम कह सकते हैं प्लूरल सैक, ठीक है। ये इनक्लोज करते हैं लंग्स को और लंग्स को एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करने में यहां पर हेल्प कौन करता है? एक फ्लूइड भरा हुआ होता है इस प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में। ये जो दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स है ना, विसरल और पैराइटल प्लूरा, इनके बीच एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे कि हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, चलो मैं लिख देता हूं यहां PLEURAL, प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल फ्लूइड यहां क्या करता है? बेसिकली इसके दो फंक्शंस हैं। जो पहला फंक्शन है वो है कि जब अगर लंग्स पर कोई शॉक लगता है, किसी तरह का अगर मैकेनिकल शॉक लगा लंग्स पर, तो प्रोटेक्ट करता है लंग्स को शॉक से। और जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, उस वक्त ये एक तरह से ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है यहाँ, ठीक है। ये दोनों जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं, पैराइटल और विसरल, ये आपस में स्टिक ना हो, इन दोनों के बीच ये एक ल्यूब्रिकेंट का भी काम करता है। कभी कभी लंग्स में इंफेक्शन होने पर प्लूरल फ्लूइड जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो इसे हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। ओके, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अंदर की तरफ और क्या क्या है, ठीक है। देखो जो ब्रोंकस हैं ये आगे चलकर डिवाइड हो जाते हैं कुछ और ब्रोंक्यूल्स वगैरह में। इधर जो राइट लंग है आपका, एक्चुअली ये इंटरनली 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है। अगर मैं लोब्स ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है, और ये वाला जो है ये 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है। कौन? जो लेफ्ट लंग है आपका। इसलिए जो लेफ्ट साइड का आपका ब्रोंकाई है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 ब्रोंक्यूल में। और जो राइट वाला ब्रोंकाई है, सॉरी जो राइट वाला ब्रोंकस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखो एक वाला इस लोब में गया, दूसरा वाला इस लोब में गया, और जो तीसरा वाला है वो इस वाले लोब में चला गया। फिर आगे चलकर ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो और फर्दर बहुत छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड होते चले जाते हैं। और फाइनली चलो मैं कुछ पार्ट्स यहां बना दूं, और जो फाइनली बहुत पतले पतले पार्ट्स बनते चले जाते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वगैरह, वहां पर कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ये मैं इतना बड़ा बना रहा हूं, इतना बड़ा होता नहीं है भाई, बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं। यूं कहो तो दोनों लंग्स मिलाकर ये जो स्ट्रक्चर है जिन्हें कि मैं एल्वियोलस कहता हूं, वो 300 मिलियन के अराउंड होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो एयर सैक, एयर सैक के अंदर बहुत सारे एल्वियोलस प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एल्वियोलस को ड्रॉ करूं, चलो यहां मैं नाम लिख दूं, ये है एल्वियोलस, एल्वियोलस, और प्लूरल हो जाएगा एल्वियोलाई, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलस के ही पास होता है। कैसे होता है भाई? जब हम सांस लेते हैं, एयर अंदर आता है, अंदर आने के बाद दोनों लंग्स में, एल्वियोलस में वो एयर फिल हो जाता है, और एयर फिल होने के बाद देखो मैं यहां पर एक एल्वियोलस ड्रॉ करता हूं और आप और क्लियरली समझ पाओगे फिर इस चीज को। देखो एक एल्वियोलस बन गया। एल्वियोलस के अराउंड बहुत पतली पतली ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना हुआ होता है, एक जाल बना हुआ होता है। यूं समझ लो कि कोई बॉल है, उसको आपने एक जाल के अंदर रख दिया, कुछ ऐसा। देखो यहां पर ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना हुआ होता है। बहुत फाइन कैपिलरीज होती हैं, बहुत पतली कैपिलरीज होती हैं, उनका बना हुआ एक नेटवर्क सराउंड करता है एल्वियोलस को, ठीक है। और जब एयर आकर फिल होता है यहां, तो फटाफट से गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कैसे होता है भाई? एयर मान लो यहां पर आया एल्वियोलस में, एयर में जो ऑक्सीजन है वो तुरंत डिफ्यूज करके चला जाएगा ब्लड कैपिलरीज में, जो ब्लड है उसमें, और वो ब्लड जो कि CO2 को लेकर आ रहा है पूरी बॉडी से, वो CO2
ब्लड से आ जाएगा किस में, एल्वियोलस में, और ऐसे ही सारे एल्वियोलस में आकर वहां से जमा होगा लंग्स में और आ जाएगा कहां, नेजल चैम्बर से बाहर हमारे नॉस्ट्रल्स से जब हम एक्सहेल करेंगे। ओके, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट क्या होता है, तो जो एल्वियोलस है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एक और बात बता दूं, जो हमारे लंग्स हैं उनके पास कोई मसल नहीं होता है, लंग्स में मसल एब्सेंट होते हैं। एक्चुअली हमारा जो लंग्स है वो सॉलिड और स्पॉन्जी होता है। सॉलिड का मतलब ये अंदर से हॉलो नहीं होता है पूरी तरह से, और स्पॉन्जी का मतलब जैसे कोई चीज अगर स्पॉन्जी है मतलब उसमें बहुत सारे छोटे छोटे गैप्स प्रेजेंट होते हैं। वो गैप्स क्या है भाई, जो एल्वियोलस है वो है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब लंग्स के पास कोई मसल प्रेजेंट नहीं है तो हमारा लंग जब एक्सपैंड करता है तो कैसे करता है भाई। मान लो जैसे कि मैं सांस लेता हूं, इनहेल किया, तो इनहेल करते ही लंग्स क्या होता है, एक्सपैंड करते हैं। ये एक्सपैंड कैसे कर रहे हैं, एक्चुअली लंग्स का एक्सपैंड करना और रिलैक्स होना, यानी कि जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट करना कहते हैं, एक्चुअली लंग्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, एक्सपैंड करते हैं और फिर नॉर्मल मोड में आते हैं। कैसे होता है भाई ये, देखो मेनली दो तरह के मसल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं। एक तो यहां लंग्स के नीचे एक मसल है जो कि बहुत बड़ा है, जिसे कि हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफ्राम। और डायफ्राम अटैच्ड होता है लंग्स से। ठीक है, डायफ्राम अटैच्ड होता है लंग्स से। नॉर्मली डायफ्राम कैसा होता है भाई, डोम शेपेड होता है। देखो ऊपर की तरफ गुंबद के जैसा बना हुआ है, डोम शेपेड होता है। और एक दूसरे मसल की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो ये रिब केज है, जो पसलियों का ये पिंजरा बना हुआ है, रिब केज है। रिब केज के पास एक खास तरह का मसल होता है जिसे कि हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। जब आप डिटेल में देखोगे तो ये मसल भी दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये मसल्स एक्चुअली हेल्प करते हैं लंग्स को एक्सपैंड करने में। चलो मैं सिंपल सा एक डेमो देता हूं डायफ्राम के थ्रू। देखो जिस वक्त लंग्स को एक्सपैंड करना है, यानी कि हमें एयर को लंग्स के अंदर लाना है, तो ये डायफ्राम क्या करेगा भाई, फ्लैट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम जो कि नॉर्मली डोम शेपेड था वो कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। जैसे ही डायफ्राम फ्लैट होता है तो चूंकि डायफ्राम अटैच्ड है किससे, लंग्स से। डायफ्राम किससे अटैच्ड है, लंग्स से। डायफ्राम जैसे ही फ्लैट हुआ तो ये लंग्स को क्या करेगा, नीचे खींचेगा। जैसे ही लंग्स के निचले हिस्से को अपने साथ नीचे खींचा, वैसे ही जो लंग्स का वॉल्यूम है वो क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर एक निगेटिव एयर प्रेशर क्रिएट होगा, यानी कि जो बाहर एटमॉस्फेयर का एयर प्रेशर है उससे कम एयर का प्रेशर हो जाएगा कहां, लंग्स के अंदर। बिकॉज क्या हुआ है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया है। और जैसे ही अंदर का एयर प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक एयर क्या होगा, तुरंत अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। और जब एक्सहेल करना होता है तो डायफ्राम वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, डोम शेपेड हो जाता है। जैसे ही डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन में आया, लंग्स ऊपर की तरफ गए, वॉल्यूम जैसे ही कम हुआ लंग्स का, तो एयर जो यहां था वो क्या हो गया, एक्सपेल आउट हो गया, यानी कि एक्सहेल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ये एक बेसिक डायग्राम है किस चीज का, बताना, बिल्कुल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो इस तरीके से यहां पर गैसियस एक्सचेंज का काम पूरा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाकी के ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि मान लो मैं अगर अर्थवर्म का एग्जांपल लूं या किसी भी और ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लूं, वहां जो गैसियस एक्सचेंज वाला सरफेस होगा, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में जो एल्वियोलस है वो गैसियस एक्सचेंज का सरफेस है। ऐसे ही जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स में गैसियस एक्सचेंज का सरफेस है, इन सारे सरफेसेस में कॉमन बात कौन सी है, कौन से फीचर्स कॉमन होंगे, बताना। बिल्कुल सही सोचा आपने। देखो जो गैसियस एक्सचेंज का सरफेस होगा ना, सबसे पहले तो वो काफी थिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, काफी थिन होना चाहिए। अगर थिन नहीं होगा, थिक हो जाएगा तो क्या परेशानी होगी, गैसेस का डिफ्यूजन हो ही नहीं पाएगा भाई। ठीक है, और चलो सबसे पहला फीचर क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, आप बताना। बिल्कुल सरफेस एरिया काफी ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिग सरफेस एरिया, बिग सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया को बड़ा करने के लिए ही लंग्स के अंदर इतने सारे एल्वियोलस प्रेजेंट होते हैं। आपको याद होगा
कुछ दिनों पहले जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, वहां मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे विल्ले प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को वहां वो बढ़ा रहते हैं जिससे कि क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके ज्यादा से ज्यादा। वैसे ही लंग्स के अंदर जो ये लाखों की संख्या में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, यहां का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाने से क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज काफी तेजी से होता है। ओके, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो गैसियस एक्सचेंज का सरफेस होगा, क्या होगा भाई, सरफेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, सरफेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज जहां भी होगा उनके क्या सब फीचर्स होंगे, वो थिन होगा, सरफेस एरिया बिग होगा। गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करेगा एक और फीचर कि ये मॉइस्ट होगा। कैसा होगा, मॉइस्ट होगा, क्योंकि अगर मॉइस्ट नहीं होगा तो यहां पर डिफ्यूजन आसानी से नहीं हो पाएगा गैसेस का। ओके, तो एक और बात बता दूं, देखो यहां जितने सारे एल्वियोलस प्रेजेंट होते हैं, जितने सारे एल्वियोलाई हैं दोनों लंग्स को मिलाकर, अगर इनके टोटल सरफेस एरिया को आप कैलकुलेट करोगे तो वो ऑलमोस्ट 100 मीटर स्क्वायर के अराउंड पहुंच जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि 100 मीटर स्क्वायर कितना बड़ा सरफेस एरिया है, समझ सकते हो। तो जहां भी सरफेस गैसियस एक्सचेंज के लिए होगा वहां ये सारी चीजें, ये सारे फीचर्स जरूर होंगे। ओके, आई होप आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस हिस्से से कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में जरूर पूछना। ओके, कैसा लगा आपको ये डायग्राम, बताना कमेंट्स में। एक और बात बता दूं आपको, यहां एक बहुत गजब का सिस्टम होता है। देखो जो ओपनिंग है, हमारे ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप, एक ढक्कन के जैसा प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज का बना हुआ। क्या होता है भाई, एक फ्लैप प्रेजेंट होता है। इस फ्लैप को हम कहते हैं इपीग्लॉटिस। क्या कहते हैं, क्योंकि ये ग्लॉटिस के ऊपर होता है तो इसे हम कह देते हैं इपीग्लॉटिस। ओके, इपीग्लॉटिस एक फ्लैप है, एक ढक्कन के जैसा है जो कि ग्लॉटिस को कवर करता है। कब कवर करता है, जब हम किसी चीज को स्वैलो कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं। आप ट्राई करके देखना, किसी भी चीज को स्वैलो कर रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल जो माउथ में सलाइवा बनता है, उस सलाइवा को जिस वक्त आप स्वैलो कर रहे हो अंदर, ठीक उसी मोमेंट में क्या आप इनहेल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ट्रैकिया है, इसके जस्ट पास, इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है आपका ईसोफेगस, यानी कि जो आपका फूड पाइप है। और अगर सेम टाइम में फूड पाइप और विंड पाइप दोनों खुला हुआ रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? फूड जा सकता है किसमें? ईसोफेगस में। ऐसा होता भी है, मान लो आप पानी पी रहे हो और किसी ने कोई जोक सुना दिया, फिर यहां का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है और पानी जाने लग जाता है आपके लंग्स की तरफ। लंग्स सोचता है भाई क्या हो रहा है, अचानक से जबरदस्त कंट्रैक्शन होता है और सारा पानी बाहर आ जाता है। जरूर हुआ होगा आप लोगों के साथ ऐसा। तो ये जो ग्लॉटिस है, इसके ऊपर क्या होता है? एपिग्लॉटिस। इसका फंक्शन क्या होता है? जब भी हम कुछ स्वैलो कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, उस वक्त ये कवर कर लेता है ग्लॉटिस को और हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि फूड यहां नहीं पहुंच सके। ओके, एक और चीज बता दूं आपको, देखो जो ट्रैकिया है और ब्रोंकस का कुछ हिस्सा, इसके ऊपर कार्टिलेज का बना हुआ कुछ रिंग होता है। देखो ये इनकम्प्लीट रिंग है, कंप्लीट नहीं है, सी शेपेड है। ठीक है, सी शेपेड कुछ रिंग्स होते हैं यहां जो कि कवर किए हुए होते हैं हमारे ट्रैकिया को और कुछ दूर तक ब्रोंकाई को भी। ठीक है, ये क्यों होते हैं समझना बहुत जरूरी है। काफी बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि जो ट्रैकियल रिंग्स होते हैं, इन्हें हम सी शेपेड रिंग्स कहते हैं। सी शेपेड रिंग्स ये प्रेजेंट होते हैं हमारे ट्रैकिया पर मेनली होते हैं और ब्रोंकस के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। देखो इनका फंक्शन ये है कि जब आप एक्सहेल करते हो, क्या करते हो? एक्सहेल करते हो। एक्सहेल करने पर एयर जब यहां से निकलता है तो कहीं जो पाइप है, ये जो ट्यूब है ट्रैकिया, वो कहीं चिपक ना जाए, कोलैप्स ना कर जाए। तो सी शेपेड रिंग्स प्रोटेक्ट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स करने से बचाता है। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हम लोगों में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कहां से होता है? इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वियोलाई के पास होता है। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो एक छोटा सा टॉपिक, प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कहां से होता है? अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, चलो यहां पर छोटे से हिस्से में सेक्शन बनाता हूं और लिखता हूं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में
गैसियस एक्सचेंज अगर लीफ में हो रहा है तो लीफ में किस चीज से होगा भाई? स्टोमाटा से होगा। किस चीज में होगा? स्टोमाटा से होगा। स्टोमाटा क्या है? आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो स्टोमाटा के साथ, मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया था आपको। स्टोमाटा के अलावा जो स्टेम वाला है, सॉरी लीफ के अलावा जो स्टेम वाला हिस्सा है, वहां अगर वो स्टेम बिल्कुल नया है, ग्रीन वाला स्टेम है, तो वहां भी कुछ स्टोमाटा प्रेजेंट होंगे। और जो पुराने स्टेम होंगे, जो पुराना ट्रंक होगा ट्रीज का, वहां पर कुछ लेंटिसल्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? लेंटिसल्स प्रेजेंट होंगे। वहां से गैसियस एक्सचेंज होगा। और जो रूट है, रूट में भी गैसियस एक्सचेंज होगा। इसलिए अगर कोई पौधा बहुत समय तक पानी में सबमर्ज रह जाता है, नॉर्मली अगर वो लैंड प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, और अगर वहां पर रूट में पानी जमा रह जाता है तो वो पौधा मर जाता है। क्यों? बिकॉज रूट्स रेस्पायर नहीं कर पाते हैं, उनको गैसियस एक्सचेंज करने का उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता है। रूट्स के पास जो रूट हेयर होते हैं, जो रूट हेयर्स होते हैं, या फिर जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं यहाँ सेल के, जिन्हें कि हम इपिब्लेमा भी कहते हैं, तो इन चीजों से क्या होता है, यहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। मैं बात कर रहा हूं किनकी? प्लांट्स की बात कर रहा हूं। ऐसा मत समझना कि मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा हूं। ह्यूमन बीइंग्स में लीफ रूट नहीं होता है भाई, ठीक है? तो वो बात किसकी थी? प्लांट्स की थी। तो अब तक हमने इस वीडियो में किन चीजों के बारे में जाना? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाना, हमारे पास गैसियस एक्सचेंज के लिए जो डिवाइस है एल्वियोलस, उसके बारे में जाना, और जो सरफेस एरिया है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, चाहे ह्यूमन बीइंग्स का हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, उन रेस्पिरेटरी सरफेसेस के कॉमन फीचर्स क्या होंगे, उन फीचर्स के बारे में भी हमने यहां पर जाना, ठीक है? इसके बाद हमने देखा कि प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो कैसे होगा। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज के बाद। गैसियस एक्सचेंज के बाद क्या होगा भाई? सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो जरूर पूछना। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जरूर ज्वाइन कर लेना। आपके काम की बहुत सारी चीजें वहां अवेलेबल हैं और होती रहेंगी। थैंक यू।